हेलो फ्रेंड्स। तो अभी अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था। अच्छा, अगर इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ आप देख लें। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि जब भी हम यहाँ से एक्स बनाते हैं और उसका एड्रेस रिटर्न करते हैं और जब वो एड्रेस पी में होके आता है और हमने देखा था कि उसी टाइम पर जब इस फंक्शन का काम एंड हो जाता है तो एक्स की मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। और बाद में अगर हम उस लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं जिस लोकेशन पर ये एक्स था, तो क्योंकि वो लोकेशन हमारे लिए अवेलेबल मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे प्रोग्राम के लिए, जिसकी मेमोरी रिलीज़ कर दी गई है, तो हमें यहाँ पर एक एरर मिल रही थी। ओके। तो अब यहाँ पर आप वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में समझिए कि जैसे हम जब वेरिएबल्स बनाते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उन वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है, लाइफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम देखिए वेरिएबल्स की बात करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम वेरिएबल के लाइफ टाइम की बात करते हैं। तो इस एक्स का जो एग्जिस्टेंस है, इस एक्स का जो लाइफ टाइम है, वो इस फंक्शन के अंदर तक ही सीमित है ना। क्योंकि जैसे इस फंक्शन का काम एंड होगा ये एक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो मेन के एंड होने तक होता है। लेकिन मेन तो हमारा फंक्शन है, अगर मेन एंड हुआ तो हमारा प्रोग्राम एंड होता है। तो इसलिए जो मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर पी हमने बनाया है, तो पी का जो लाइफ टाइम होगा वो कितना होगा, जब तक मेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और जब मेन डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पी का जो लाइफ टाइम है वो थ्रू आउट प्रोग्राम है। मतलब कि जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता तब तक इस पी की मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो जो भी वेरिएबल मेन के अंदर बने होते हैं उनकी मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम तक एग्जिस्ट करती है, उनकी जो लाइफ टाइम होती है थ्रू आउट प्रोग्राम होती है। लेकिन वो वेरिएबल जो हमने अदर फंक्शन के अंदर बनाया है, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, जैसे यहाँ पर हमने एक्स बनाया है, तो इस एक्स का लाइफ टाइम इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने तक ही रहता है। हमें फंक्शन के बारे में एक बात पता है कि जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन रैम में लोड होते हैं, उनका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, और जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है फंक्शन की मेमोरी रिलीज़ कर दी जाती है। फंक्शन की मेमोरी रिलीज़ करने से मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने होते हैं, कुछ वेरिएबल को छोड़कर उनकी मेमोरी रिलीज़ कर दी जाती है। तो यहाँ पर इस एक्स की मेमोरी रिलीज़ कर दी जाएगी, और इसीलिए जब हम उस एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ मेन के अंदर तो एरर आएगी, है ना। तो ये हमने वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में समझा है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एस एम ए जो स्टैंड करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्या होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, ये भी बोलते हैं हम। तो क्या होता है कि जिन वेरिएबल्स को हम डिक्लेरेशन के माध्यम से बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट हमने यहाँ पर बनाया है एक्स, जैसे हमने बनाया है इंट स्टार पी, है ना, या हम बनाए फ्लोट एक्स डबल वाई कैर सी एच। तो ये जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं इस तरह से प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके, या अगर आपने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, तो जब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करके, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम से, और हम स्टूडेंट का यूज़ करके कोई वेरिएबल बनाएं, तो उसे भी हम बोलेंगे कि वो एसएमए के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो जो यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया है इंट एक्स, या हमने बनाया इंट स्टार पी, या जितनी वेरिएबल हम डेटा टाइप का यूज़ करके डिक्लेयर करके बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो एसएमए के एग्जाम्पल हैं, एसएमए के एग्जाम्पल हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इन वेरिएबल्स को बनाते हैं, तो जब ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल टाइम पर पता चल जाता है कि इन वेरिएबल्स को कितनी मेमोरी मिलने वाली है। हमने इस बात को क्या बोला कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जो एसएमए के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहाँ पर इंट स्टार पी है, इंट एक्स है, इनके बारे में पता चल जाएगा कि कितनी मेमोरी इन वेरिएबल्स के लिए कंज्यूम होने वाली है, कितनी मेमोरी इन वेरिएबल्स के लिए एलोकेट होने वाली है। तो जब भी हम वेरिएबल्स इस तरह से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो एसएमए के एग्जाम्पल हैं। और जितने भी
एसएमए के एग्जाम्पल होते हैं उनकी लाइफ टाइम उस बने हुए फंक्शन के अंदर ही सीमित होती है। जिस भी फंक्शन के अंदर एसएमए वाले वेरिएबल्स होते हैं उनका मेमोरी रिलीज हो जाता है जब उस फंक्शन की मेमोरी रिलीज होती है जिस फंक्शन के अंदर वो बने हैं। ओके, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप रिपीट करके चीज़ों को देखिए, पीछे जाके रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि अगर हम आपको बोलें कि इस फंक्शन में जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा है कितने वेरिएबल्स हैं जो एसएमए के हैं, तो आप बताएंगे एक इंट एक्स है, एक इंट स्टार पी है, एक तो नॉर्मल वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल है जिनको हम बोल रहे हैं एसएमए के एग्जाम्पल हैं। और अगर ये एसएमए के एग्जाम्पल हैं तो जिस भी फंक्शन के अंदर बने हैं जब उस फंक्शन की मेमोरी रिलीज होगी तो उनकी भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी, है ना। तो इनको हम बोलते हैं एसएमए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब आप एक और बात समझिए, डीएमए, डीएमए जो क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हम डायनेमिकली किस तरह से मेमोरी को एलोकेट करते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। हमने आपको बताया कि जो एसएमए के वेरिएबल होते हैं उनका कंपाइल टाइम पर पता चलता है कि उनके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होने वाली है, लेकिन जो डायनेमिकली बनते हैं वेरिएबल जिनको हम बोलते हैं कि वो डीएमए के एग्जाम्पल हैं, उनकी मेमोरी रन टाइम पर पता चलती है कि इनके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होने वाली है। तो अब बात आती है कि हम तो एसएमए वाले एग्जाम्पल वेरिएबल्स बनाना जानते हैं, डीएमए वाले वेरिएबल्स हम कैसे बनाएंगे। तो डीएमए वाला वेरिएबल बनाने के लिए हम मैलाक या कैलाक का यूज़ कर सकते हैं जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे। अदरवाइज सी प्लस प्लस हमको एक और तरीका देता है जो कि है न्यू कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पर न्यू एक कीवर्ड है, मैलाक और कैलाक फंक्शन है। तो हम इस न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक डायनेमिकली वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ, मैं एक डायनेमिकली वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा न्यू कीवर्ड। मैं लिखूँगा क्या? न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद जिस भी टाइप का मुझे वेरिएबल बनाना है वो हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप। तो हमने लिखा न्यू इंट, तो ये क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएगा और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो अगर उसका एड्रेस रिटर्न करेगा तो मुझे एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और ये किस टाइप का वेरिएबल बन रहा है? इंट टाइप का। तो मुझे इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, लेट्स से क्यू नाम से। तो जो भी वेरिएबल डायनामिकली हमने बनाया है, वेरिएबल्स बनाएंगे कैसे, लिखेंगे इंट न्यू कीवर्ड और उसके बाद उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे जिस भी टाइप का हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, है ना। तो और फिर क्या होगा, जैसे ही एक वेरिएबल बनेगा उसका एड्रेस रिटर्न होगा। तो उसका एड्रेस अगर रिटर्न हो रहा है तो हमें एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बना लिया। और इंटीजर टाइप का हमने क्यों पॉइंटर बनाया? क्योंकि हम इंटीजर टाइप का ब्लॉक बना रहे हैं। अब अभी मैं इस एक्स को हटा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वेरिएबल जो बना उसका एड्रेस कहाँ है? पी में है, क्यू में है, सॉरी क्यू में है। मैं यहाँ से क्यू रिटर्न कर रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हमने क्यू को रिटर्न किया है यहाँ से, है ना। तो क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा। अब जो ये वाला वेरिएबल बनेगा तो सबसे पहली बात, इस वेरिएबल का कुछ नाम नहीं होगा। इस वेरिएबल का क्या होगा? इस वेरिएबल का नाम नहीं होगा। इस वेरिएबल का नाम नहीं होगा, लेकिन इसका होगा एड्रेस। लेट से सपोज इसका एड्रेस है 1000। ओके, तो ये वेरिएबल बना, इसका एड्रेस कहाँ चला गया? पी में चला गया, सॉरी क्यू में चला गया। जो हमने क्यू बनाया है इस क्यू में चला गया और इसमें क्या जाएगा? 1000 चला जाएगा, है ना। तो इस क्यू में चला गया 1000। तो क्योंकि इस वाले वेरिएबल का एड्रेस क्यू में है तो क्यू इसको पॉइंट करेगा। हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि जिस भी वेरिएबल का हम एड्रेस रखते हैं क्यू में तो क्यू उसको पॉइंट करेगा। इस वेरिएबल का ध्यान रखने वाली बात है कि नाम नहीं है कुछ भी। तो जब भी हम डायनेमिकली वेरिएबल्स बनाते हैं उनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होता है। और अगर एड्रेस होता है
तो इस मेमोरी लोकेशन को हम एड्रेस का ही सिर्फ और सिर्फ यूज करके एक्सेस करेंगे। जब हम लोग एसएमए वाले वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनका नाम भी होता है, जब भी हम एसएमए वाले वेरिएबल्स बनाते हैं उनका नाम भी होता है, उनका एड्रेस भी होता है। तो चाहे हम नाम यूज करके उसको एक्सेस करें या एड्रेस यूज करके एक्सेस करें, लेकिन जब हम डीएमए वाले वेरिएबल बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके तो उनका नाम नहीं सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होता है। तो मुझे एड्रेस का यूज़ करके इस मेमोरी लोकेशन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्यू में है, तो अगर मुझे इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो मैं लिखूँगा स्टार क्यू। स्टार क्यू लिखना इस मेमोरी लोकेशन को दर्शाता है, और स्टार क्यू इक्वल्स टू अगर मैं 5 रख दूं तो ये जो 5 है ये यहाँ पर चला जाएगा, है ना। आपने पहले भी मैलाक कैलाक तो पढ़ा ही होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी है तो मैं लिखूँगा स्टार क्यू इक्वल्स टू 5। तो हमने एक डायनामिकली वेरिएबल बनाया और उसको हमने, क्योंकि उसका एड्रेस क्यू में रखा है, ऐसे तो पहले भी करते थे ना कि जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हम किसी वेरिएबल में रखते थे तो उस पॉइंटर के पहले अगर मैं स्टार लगा देता था तो उसकी मैं डी रिफरेंसिंग कर देता था, तो स्टार लगाना उस वेरिएबल के लिखने के बराबर हो जाता था। तो क्योंकि इस वाले ब्लॉक का एड्रेस क्यू में है तो स्टार क्यू लिखना ये वाला ब्लॉक लिखने के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 चला जाएगा इस वाले ब्लॉक में जो बना है, और हमने क्यू रिटर्न किया। क्यू रिटर्न करने का मतलब उस हमने ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न किया है ना, क्योंकि क्यू में क्या है, इस ब्लॉक का एड्रेस है। तो इसीलिए रिटर्न टाइप आप देखिए इंट स्टार, जिस टाइप का हम एड्रेस रिटर्न करते हैं उसी टाइप का हम टाइप लिखते हैं और स्टार लगा देते हैं। तो अब जो वेरिएबल बना वो क्या, इसका एड्रेस क्यू में है, क्यू यहाँ से रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर रिटर्न होने के बाद जो एड्रेस क्यू में जो एड्रेस रिटर्न हुआ वो कहाँ चला गया, पी में चला गया। तो क्या होगा, जब ये लाइन का एग्जीक्यूशन इंड होगा तो यहाँ इस फंक्शन का काम इंड हो जाएगा, और अगर इस फंक्शन का काम इंड हो गया तो इस फंक्शन के अंदर जितने एसएमए वाले एग्जाम्पल हैं उनकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। एसएमए वाला एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर कौन है, क्यू है ना। क्यू को तो हमने इंट यूज़ करके बनाया है, तो क्यू की मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो जैसे इस फंक्शन का काम इंड होगा क्यू की मेमोरी, पहले क्यू में जो वैल्यू है, क्यू में क्या है, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस, तो वो एड्रेस रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद क्यू की मेमोरी रिलीज हो गई। तो भैया ये क्यू की मेमोरी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, क्यू की मेमोरी रिलीज हो गई, लेकिन क्यू का एड्रेस जो था 1000 वो रिटर्न हो चुका है। वो रिटर्न होके कहाँ आ गया, इस पी में आ गया। तो पी कहाँ है, मेन फंक्शन के अंदर है। तो मतलब एक हमारे पास अब एक पी वेरिएबल है, पी है जिसका नाम है, जिसका प्रॉपर पी नाम है, इसका भी कुछ अपना एड्रेस होगा, लेट से 3000। इसके एड्रेस में हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो क्यू की वैल्यू थी वो रिटर्न होके यहाँ पर पी में कॉपी हो गई, जो 1000 थी। तो 1000 कहाँ आ गया, 1000 इस पी में आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा पी है वो भी इसी मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट करने लगा। तो अब अगर मुझे इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो मैं पी का यूज करूँगा, और ये वाला मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा भले ही इस फंक्शन का काम इंड हो जाए। क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि जो हम लोग डीएमए का यूज करके वेरिएबल बनाते हैं उनकी मेमोरी रिलीज नहीं होती जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता। तो ये वाला जो ब्लॉक बना है ये एग्जिस्ट करेगा भले ही इस फंक्शन का काम इंड हो जाए। तो क्यू तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन तब भी हम इस वाले ब्लॉक को एक्सेस कर पाएंगे पी का यूज़ करके, क्योंकि पी में हमने एड्रेस रख दिया इस वाले ब्लॉक का जो हमने क्यू से रिटर्न किया था, है ना। तो ये कितना अमेजिंग है कि ये क्यू तो चला गया लेकिन हम पी का यूज़ करके इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसा तो हम लोग बहुत बार करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सी या C++ का यूज़ करके पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो अभी देखो कि अगर हमें अब पी का यूज़ करके इस ब्लॉक को एक्सेस करना है तो पी में उसका एड्रेस है, तो स्टार पी लिखना ये ब्लॉक लिखने के बराबर है। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्योंकि इस वाले ब्लॉक में हमने 5 को रखा था तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आई।
ओह, ये क्या प्रिंट हो रहा है? तो एक सेकेंड, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 5 रख दिया और उसके बाद हमने क्यू को रिटर्न कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, उसका एड्रेस कहाँ जा रहा है, पी में आ जा रहा है ना। फिर हम लोग स्टार पी लिख रहे हैं, हम लोग स्टार पी लिख रहे हैं। ओके, फिर से मैं इसको एक बार रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 प्रिंट, शायद हमने सेव नहीं किया था प्रोग्राम को, तो ये हमारा 5 प्रिंट हो रहा है ना। तो आपने देखा कि हम लोग डीएमए का यूज़ करके किस तरह से क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, है ना। तो अभी अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, और मैं इनफैक्ट मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं यार तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। ओके, आपको समझ में तो आ गया ना। अब हम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा और। मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि अगर हमें न्यू का यूज़ करके कोई वेरिएबल हम लिखेंगे, न्यू इंट लिख देंगे, तो हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा और इसका एड्रेस रिटर्न होगा। तो हम लोग स्टोर कर लेंगे किसी पॉइंटर वेरिएबल में। तो जिस भी प्रीमिटिव टाइप का हम लोग वेरिएबल बनाना चाहते हैं, हम उसी टाइप का क्या करेंगे, वेरिएबल बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो सबसे पहले मैं फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा और लिखूंगा न्यू फ्लोट लिख दूंगा, है ना। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ वैल्यू रखनी है, मान लीजिए इस ब्लॉक में हमें वैल्यू रखनी है, तो इस ब्लॉक का एड्रेस पी में है, तो स्टार पी लिखना उस ब्लॉक के लिखने के बराबर है ना। स्टार क्यू लिखना उस ब्लॉक के लिखने के बराबर है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, है ना। अगर मैं सी आउट करूँ और मैं लिखूँगा स्टार पी स्पेस, अगर मैं स्टार क्यू लिखूँ इस तरह से, तो आप देखना हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी, है ना। ये देखिए 6 एंड 4.5 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब क्या होता है कि जैसा अभी हमने क्या किया था, अभी हम कुछ देर पहले, मैं इसको बैक करता हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी हमने एक फंक्शन बनाया था, वहाँ पर हमने बहुत सारा काम किया था, है ना। ये सारी चीज़ें हमने काम की थी। तो मान लीजिए हम लोग कुछ और थोड़ा सा सीखते हैं। ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि एक और काम करते हैं, एक हम लोग और डिलीट कीवर्ड को देखते हैं, डिलीट को। तो क्या होता है कि जब भी अभी हमने सीखा कि जब भी हम इस वेरिएबल को बनाते हैं, इसकी मेमोरी रिलीज़ नहीं होती जब तक हमारा प्रोग्राम इंड ना हो जाए, है ना। मान लीजिए कि आप ऐसा समझिए कि इसके नीचे हमने बहुत सारा कोड लिखा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके नीचे बहुत सारा कोड लिखा है, और मेरा क्या है कि मैं अब इस जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया न्यू का यूज करके, उस वेरिएबल को इसके आगे फर्दर मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये हमने वेरिएबल बनाया, हमारा उसका काम जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया। और इसके नीचे आप समझिए ना कि इसके नीचे ऐसे हमने बहुत सारा लाइन लिखा है, मान लीजिए 1000-2000 लाइन का कोड लिखा है इसके नीचे। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे मान लीजिए कि इसके आगे हम इस वेरिएबल को यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आप बताइए कि ये मेमोरी हमारे प्रोग्राम के लिए कंज्यूम तो रहेगी, लेकिन हम उसका यूज़ अपने आगे कहीं भी नहीं कर रहे हैं, अपने पूरे प्रोग्राम में आगे कहीं भी नहीं कर रहे हैं। तो इस मेमोरी लोकेशन को अपने प्रोग्राम के लिए रिजर्व रखना क्या अच्छी बात है? नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है भाई, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और फालतू में मेमोरी हम लोग कंज्यूम किए हुए हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ प्रोग्रामर कि हम इसकी मेमोरी जब नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दें, क्योंकि हमें पता है कि इसकी मेमोरी तो भैया एग्जिस्ट करेगी जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं एंड होगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी मेमोरी को क्या करें, रिलीज़ कर दें। तो अगर मैं इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा डिलीट कीवर्ड का यूज। हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें उसका एड्रेस है। तो उसका एड्रेस कहाँ है, पी में है ना। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ है, पी में है। तो हमने लिखा डिलीट पी, तो मतलब ये पी पॉइंटर जिस किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को रिलीज़ कर दो। तो क्या होगा, जब ये वाली लाइन चलेगी तो ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। और अगर रिलीज हो गया तो हमारा पी किसी अब अननोन लोकेशन को, अभी क्या होगा कि हमारा ये ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इस लाइन के चलने के बाद हमारा ये ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो गया, और जो हमारा पी है वो अभी भी उसी पॉइंट को टारगेट कर रहा है ना, क्योंकि देखिए अभी पी तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पी तो डिस्ट्रॉय तब होगा जब मेन फंक्शन इंड होगा, तो मेन फंक्शन तो इंड अभी नहीं हुआ है, तो हमारा ये वाला मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन पी अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है। तो ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो पी पॉइंटर है ये बन जाएगा डेंगलिंग पॉइंटर। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, DANGLING, डेंगलिंग। ओके, शायद स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो हमें नहीं पता। ये बन जाएगा एक डेंगलिंग पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर जो किसी अननोन लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो हमारे प्रोग्राम के लिए अब नहीं है, रिजर्व नहीं, उसकी मेमोरी रिलीज कर दी गई है। तो ये बन जाएगा डेंगलिंग पॉइंटर। और अगर डेंगलिंग पॉइंटर बन गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम डेंगलिंग पॉइंटर बनने ना दें। तो पी में हम लोग क्या रख सकते हैं, नल, है ना, NULL होगा नल। पी में हम लोग क्या रख देंगे, नल रख देंगे। तो नल अगर हमने यूज़ किया है, देखिए तो यहाँ पर हम नल रख देंगे। तो नल रखने का मतलब अब पी किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। पी में क्या आ गया, यहाँ पर पी में ये 1000 नहीं है, पी में 1000 नहीं है, पी में 1000 नहीं है, पी में क्या आ गया, नल आ गया। तो वो अब किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। और इन फ्यूचर अब इस पी में हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं। तो अभी हमने देखा डिलीट और न्यू कीवर्ड का यूज। न्यू का यूज़ करके हम वेरिएबल्स बनाते हैं डायनेमिकली, और डिलीट का यूज़ करके उन वेरिएबल्स की मेमोरी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, अच्छा, अभी हमने देखा कि जब हम न्यू का यूज करते हैं तो हम वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या मैं न्यू का यूज करके अरे बना सकता हूँ? बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर सब कुछ हटाने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब अरे बनाएंगे। अरे बनाने के लिए मैं लिखूँगा न्यू इंट ऑफ 5। तो क्या होगा, एक 5 ब्लॉक का अरे बन जाएगा डायनेमिकली, और जो पहली ब्लॉक के पहली बाइट का एड्रेस होगा, जो बेस एड्रेस होगा, वो रिटर्न होगा। तो हमको उसी किसी पॉइंटर वेरिएबल में रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो हमने अरे बना लिया है। यहाँ जो हमने 5 लिया है, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। लेट्स से सी इन साइज ऑफ अरे, आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल हो, आपको ये वेरिएबल बना लीजिए। आप ये वेरिएबल इस तरह से बना लीजिए, इंट इस तरह से, और आप यूजर्स इनपुट ले लीजिए। और यूजर्स इनपुट लेने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए साइज ऑफ अरे। तो जितना भी यूजर मेमोरी ये वैल्यू रिटर्न करेगा उतने साइज का ब्लॉक बन जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल कब होगा, देखिए अब इस वाले अरे की मेमोरी रन टाइम पर डिसाइड होगी कि इस अरे के लिए कितनी मेमोरी कंज्यूम होने वाली है। क्योंकि इस वेरिएबल में वैल्यू कब आएगी, जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा तब मैं वैल्यू को इंटर करूँगा, और ये साइज ऑफ अरे की वैल्यू यहाँ जाएगी, है ना। तब डिसाइड होगा कि इस अरे के लिए कितनी मेमोरी कंज्यूम होने वाली है। तो डायनेमिकली रन टाइम पर हम लोग मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। और अब सिंपल हो गया, हमारे पास एक अरे है जिसका एड्रेस पी में है, तो पी का यूज करके तो हम लोग वैल्यू रख ही सकते हैं, है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं सिंपल रखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगा 5। तो 5 साइज़ का एक ब्लॉक क्या है, बन जाएगा। अब अगर मुझे वैल्यू रखनी है तो सबसे पहले मैं लूप लगा दूँगा, इंट i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन 5 i प्लस प्लस, और मैं लिखूँगा सी इन पी ऑफ आई, है ना। ऐसा करने से वैल्यू आ जाएगी, और अगर ऐसा करने से वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं सी आउट लगा के। तो हम लोग लिखेंगे सी आउट पी ऑफ आई लिखेंगे और स्पेस दे देंगे। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन कर दिया। देखिए तो हमें वैल्यू इंटर करना है, तो मैं 1 2 3 4 5 इंटर करके इंटर करता हूँ। देखिए फिर से दोबारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं। अब फिर से वही बात आती है कि अगर मुझे किसी अरे की मेमोरी को रिलीज़ करना है डिलीट का यूज़ करके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट पी। अगर हम लोग यहाँ पर डिलीट पी लिख रहे हैं तो पिछले बार भी हमने डिलीट पी लिखा था।
तो फिर अरे की मेमोरी रिलीज़ करना और नॉर्मल वेरिएबल की मेमोरी रिलीज़ करना में डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि जब भी आप अरे की मेमोरी को रिलीज़ कर रहे हैं तो आप इसके पहले क्या लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, ये वाला ब्रैकेट लगाइए। जब आप अरे की मेमोरी को रिलीज़ कर रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा, है ना। तो आई होप कि आपको डिलीट और न्यू कीवर्ड का पता चला होगा किस तरह से करना है। देखिए हमारी वैल्यू पूरी प्रिंट हो रही है और हम अरे की या किसी वेरिएबल की मेमोरी किस तरह से रिलीज़ करते हैं डिलीट का यूज़ करके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, न्यू का यूज़ और डिलीट का यूज़, है ना। जैसे हम सी लैंग्वेज में मैलाक, कैलाक और फ्री फंक्शन पढ़ते थे, तो फ्री फंक्शन भी वहाँ मेमोरी रिलीज़ करने के काम आता था, उसी तरह से यहाँ डिलीट मेमोरी रिलीज़ करने के काम आता है। सी लैंग्वेज में मैलाक या कैलाक का यूज़ करके मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करते थे, यहाँ पर हम लोग न्यू का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस में भी हम लोग मैलाक कैलाक का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मैलाक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कैलाक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और फ्री फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास चॉइस है कि हम न्यू या डिलीट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बात आप याद रखना कि जो एसमे वाले वेरिएबल्स होते हैं उनकी मेमोरी रिलीज हो जाती है जब उस फंक्शन का काम इंड होता है जिस फंक्शन के अंदर वो बने होते हैं। डायनेमिकली जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनकी मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम होती है, उनकी मेमोरी तब तक रिलीज़ नहीं होती जब तक हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता। और अगर हम एक्सप्लिसिटली अगर उन वेरिएबल्स की मेमोरी को रिलीज़ करना चाहते हैं तो हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।